चलिए अब रुक कर लेते हैं एग्रीमीटर का और आपको बता दें कि आज हम एग्रीमीटर में गेहूं से जुड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। दरअसल स्टॉक में बढ़ोतरी और रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद मई के महीने के दौरान गेहूं के दाम में करीब 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आखिर में इसके पीछे की वजह क्या है, ये तेजी क्यों आ रही है और आगे आने वाले समय में किस तरह का आउटलुक निकल के आ सकता है, इन तमाम सवालों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं OMGL रिफाइनरी लिमिटेड के एग्री एंड स्पेशलिटी ट्रेड के हेड जगदीप ग्रेवाल साहब और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, आप दोनों को का नमस्कार। जगदीप जी, वंदना जी, आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और पहली टिप्पणी सर, जगदीप सर आपसे ही जानना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो सरकार के स्टॉक में लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, रिकॉर्ड उत्पादन भी देखने को मिला है, लेकिन इस दौरान मई के दौरान हमने देखा गेहूं की कीमतें करीब 4% बढ़ गई हैं। आखिर में उत्पादन भी बढ़ रहा है, सरकार का स्टॉक भी बढ़ रहा है, फिर इस तेजी की वजह क्या है? विपुल जी, जब गेहूं 33 रुपए किलो था, 33 से सीधा 26 तक पहुंचा है। तो कमोडिटी है, ये सीधी सीधी नहीं चलती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। 3-4% की मूवमेंट जो है ना, कोई ऐसी चिंताजनक या वो नहीं है कि इसकी अपने एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे। हाँ, फिर भी अगर कारण बताना हो तो देखिए, मई के महीने में जो है ना अराइवल्स कम हुई, थोड़ा बहुत जो है ना बारिश और बेमौसमी जो बरसात हुई है उसके चलते थोड़ी आवकें भी कम थी। गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है ना वो इस टाइम पे एक्टिवली स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उनको भी जो है ना जरूरत जैसे गवर्नमेंट को पड़ती है स्टॉक की, जरूरत प्राइवेट वालों को भी उस इक्वली पड़ती है। तो इस टाइम पे जैसे जैसे टेपरिंग हो रहा है तो सब मिलके जो है ना कि ये कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके स्टॉक बाइंग पे लगे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत फर्क है, कोई खास और कोई कारण इसमें नहीं है कि बढ़ोतरी को अपन एनालाइज ज्यादा कर रहे हैं। मैम, आप इस बढ़ोतरी की क्या वजह मान रही हैं? आपकी कोई विशेष टिप्पणी वंदना जी? थोड़ा तो विपुल जी वेदर का इम्पैक्ट आया था उसको लेके भी, और नेसेसरी कमोडिटी है तो गवर्नमेंट इस पे काफी ज्यादा मतलब कंसर्न रखती है। और मेरे ख्याल से अभी जो प्रोक्योरमेंट हुआ है तो आपको मध्य प्रदेश के अंदर में बोनस भी यहाँ पे 195 का दिया गया, हरियाणा में भी ये 150 था। और जितना सरकार सोच रही थी कि जितना प्रोक्योरमेंट वो करेंगी उतना वो कर नहीं पाई है। और पंजाब में भी 15 मई के बाद अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट काफी कम है, सिर्फ हरियाणा ने भी कम कर दिया है और मध्य प्रदेश में है। तो मेरे ख्याल से उनका जो टारगेट है वो पूरा इस बार नहीं हो पाएगा। और प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे ले रहे हैं, सरकार भी अपनी तरफ से ले रही है गेहूं को, इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और वेदर इम्पैक्ट तो सही में इस बार वेदर का इम्पैक्ट काफी ज्यादा आया था एग्री कमोडिटीज पे। हम लोगों ने अन्य एग्री कमोडिटीज पे भी प्राइसेस हाई होता हुआ देखा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये मिला जुला इम्पैक्ट है जिसकी वजह से 4 से 5% की बढ़त हुई थी। और दूसरी चीज विपुल जी ये है कि चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो और चाहे घरेलू बाजार हो, काफी नीचे प्राइसेस आया था, लगातार शार्प फॉल हम लोगों ने आता हुआ देखा था। तो मेरे ख्याल से उसका भी मतलब अच्छा खासा इम्पैक्ट था, जो इतने फॉल के बाद लोगों ने इसे काफी अट्रैक्टिव समझा कि इतने लोअर लेवल पे गेहूं को की खरीद की जाए। जी, अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आता है वो आता है ये कि सप्लाई साइड से कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है और जिस तरह की सप्लाई आ रही है वो एक्सपोर्ट को लेके काफ़ी लोग बात कर रहे हैं। क्या गेहूं का एक्सपोर्ट खुलेगा या नहीं खुलेगा? इस बात के चांसेस हैं कि शायद ना खोले सरकार। आपकी टिप्पणी क्या होगी जगदीप साहब? आप कैसे देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये गेहूं एक काफी जो है ना असेंशियल कमोडिटीज में होते हुए बहुत सेंसिटिव कमोडिटी है और जीवन जरूरत की है सबकी, इंडिया के लिए खासकर और बाहर भी। तो इस चीज के लिए जो है ना सरकार काफी गंभीरता से जो है ना विचार के उसके बाद ही डिसीजन लेगी। तो एक सीधा सीधा जो है ना संभावना यही बनती है कि अभी हाल फिलहाल हालांकि अपन कंफर्ट जोन में पहुंच गए हैं उत्पादन और स्टॉक को लेके, बट एक ओपन जो है एक्सपोर्ट का वो मेरे को नहीं लगता कोई अभी हाल फिलहाल जो है ना गवर्नमेंट विचार करेगी। एक बार जब और मैं कहूंगा कि इस सीजन में तो नहीं, नेक्स्ट सीजन में भी अगर इसी तरीके का प्रोडक्शन बम्पर अपना रहा और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट भी कूल डाउन हुई तो तब जाके कुछ डिसीजन हो सकता है। बट आज की परिस्थिति को देखते हुए मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा सावधानी से कदम रखेगी और ओपन करना एक्सपोर्ट खुले तरीके से वो मुश्किल लगता है। जी, मैम, आपको क्या लगता है? आप भी इस बात से सहमत हैं कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को लेकर के राजी नहीं होगी?
गवर्नमेंट काफी सेफ मोड में चलती है इन कमोडिटीज को लेके। हालांकि जो स्टॉक्स यहाँ पे है, जो प्रोडक्शन है और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो में भी अगर आप देखेंगे, आप चार्ट देखें तो जो प्राइसेस है 2024 के भी बिल्कुल लोअर लेवल पे यहाँ पे आ गया हुआ है, और यहाँ पे बहुत कंफर्ट जोन है। और एक चीज यहाँ पे विपुल जी ये है कि व्यापारियों का एक डिमांड था कि वीट एक्सपोर्ट पे तो यहाँ पे नहीं हामी भरी है सरकार ने, आटे के एक्सपोर्ट पे भी उनका एक वो था कि आटा का एक्सपोर्ट अलाउ किया जाए, क्योंकि इसमें जो भारत की जो बढ़त थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। और यहाँ पे इंडस्ट्री की डिमांड इनफैक्ट आ रही है कि इसको भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हालांकि पहला कदम तो ये होगा कि वीट के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, और मेरे ख्याल से कंफर्टेबल सिचुएशन है। गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को लेके करेगी नहीं, लेकिन ये अगर एक्सपोर्ट को अगर अलाउ भी करते हैं तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट प्राइसेस पे नहीं आएगा। हम्म। अब यहाँ पर सवाल ये अब अगला बनता है कि अगर गेहूं का मान लीजिए कि जैसा आप लोगों की सहमति दिखाई दे रही है कि एक्सपोर्ट नहीं खुलेगा, जैसा लग भी रहा है, तो फिर क्या हम मान के चलें कि क्या आटा, मैदा या सूजी जैसे जो बाकी गेहूं के प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट हो सकता है क्या जगदीप सर? उस पर मंजूरी मिल सकती है? देखिए, अगर अपन सीधा सीधा इंडिया की कम्पिटिटिवनेस की बात करें इंटरनेशनली, तो इंडिया के गेहूं और गेहूं के प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कम्पिटिटिव नहीं है। इनके कंपटीशन जो है ना, वो सीधा कि अपनी जो क्वालिटी है और जो अपने यूज करने वाले हैं ना, वो एक कैटेगरी अलग ही है। तो उनकी प्रेफरेंशियल डिमांड होती है, जिसमें कि जो इंडिया का मैदा भी, इंडिया की सूजी भी और आटा वो जाता है। तो हाल फिलहाल मैदा और सूजी का तो जो है ना नहीं गुंजाइश लग रही है, बट जैसे वंदना जी ने बोला, इस पे जरूर जो है ना क्योंकि आटा एक ऐसी चीज है जो इंडिया से ओरिजिन हुआ है, और इंडिया ओरिजिन वाले जो है ना उनके लिए आटा एक जरूरियात की चीज है, और उसके बिना उनको सेटिस्फेक्शन भी नहीं आता। तो हाँ, आटे की तरफ जो है अगर इशारा किया जाए तो वहां संभावना मैं देखता हूँ। सूजी और मैदा ये सब का तो नहीं मेरे को अनुमान। सहमत है आप जगदीप जी से, वंदना जी? बिल्कुल विपुल जी, मुझे भी लग रहा है कि ये एक ऐसा काउंटर है जहां पे सेफ रहते हुए सरकार इन्फ्लेशन को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हुए ये कदम उठा सकती है। और विपुल जी, बार बार हमें ये भी देखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा एक सपना है कि हम फिनिश प्रोडक्ट को भी यहाँ पे बेचे, ना कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करें। तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। और आप क्वांटिटी पे आप मतलब लिमिट रखिए, आप क्वांटिटी को लिमिटेड रखिए, लेकिन ये बाजार था जिसपे हमने अपना ग्रिप लूज करा है मतलब पिछले कुछ सालों में। और आने वाले सालों में अगर 2-3 साल बम्पर क्रॉप हो जाता है, क्योंकि 2-3 साल का साइकिल होता है एग्री कमोडिटीज में, तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया मौका है, जब रशिया और यूक्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो इंडिया अपना एक पोजीशन बनाए इस मार्केट में भी। बिल्कुल मैम, अच्छी बात है। अब चूंकि अब हम ट्रेडिंग कॉल की तरफ बढ़ें उससे पहले आप लोग प्राइसेस को लेकर के आउटलुक फाइनल क्या देख रहे हैं? वंदना जी, पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे। गेहूं की कीमतें अगले, अगर हम 1-2 महीने 3 महीने की बात करें, इसी रेंज में दिखाई दे रही हैं आपको? क्या टारगेट देख रही हैं आप? विपुल जी, मुझे यहाँ से उठता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फॉल आया है, करीब करीब 3400 से हम लोगों ने ये फॉल आता हुआ देखा है। जी। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि प्रोक्योरमेंट इस बार पूरा हो नहीं पाएगा गवर्नमेंट का, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स बड़े इंटरेस्टेड है इस समय प्रोक्योरमेंट के लिए। तो आने वाले समय में मैं जो लेवल देख रही हूँ ये 2970 से लेके 3056 तक 50 तक है। तो मेरे ख्याल से आप 2950 से 3050 तक का जो दायरा है, ये आने वाले 1.5 से 2 महीने तक का या 3 महीने तक का आप लेके चल सकते हैं। और प्राइसेस यहाँ से ऊपर की साइड उठेगा, इंटरनेशनल मार्केट में भी और हमारे बाजार में। चलिए, और तेजी की संभावना है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार हो, ये वंदना जी का मानना है। जगदीप सर, आपका मानना क्या है? देखिए, मैं नीचे की साइड तो सहमत हूँ वंदना जी से कि अभी यहाँ से जो है ना ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। बट हाँ, ऊपर की तरफ जो है ना, मैं इतना ये कहिए कि तेजी में नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक बफर स्टॉक ठीक आ गया है। और अभी प्रोक्योरमेंट भी जो है ना अगले 1-1.5 महीना 2 महीना स्लो हो जाएगी। बारिश भी इस बार 15 दिन, सॉरी, 1 हफ्ता अर्ली भी बोल रहे हैं, तो अराइवल्स भी कम होंगी, लेकिन साथ साथ प्रोक्योरमेंट भी जो है ना एक बार के लिए स्लो हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स भी सफिशिएंट जो है ना प्रोक्योरमेंट कर चुके होंगे। तो अगले 1.5-2 महीने में तो ज्यादा जो है ना मैं नहीं देख रहा कि कोई तेजी दिखेगी। हाँ, उसके बाद जो है ना जैसे जैसे टाइम जाएगा, तो गेहूं की ये प्रवृत्ति रही है कि वो अपना ब्याज भाड़ा निकाल के जो है ना भाव कोट करते हैं। तो उसके अनुसार जो है ना आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे गति से जो है ना इसके अंदर भाव में वृद्धि आती रहेगी। कोई एकदम से निकल भागने वाली चीज जो है ना इसमें भाव में नहीं लग रही, ना नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ। धीमी गति से जो है इसके अंदर बढ़ोतरी हो।
चलिए, तो गेहूं को लेकर के जगदीप जी का मानना ये है अभी रेंज में ही रहेगा, ना बहुत गिरावट की ना तेज़ी की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। वंदना जी का मानना ये है कि यहाँ से वो तेज़ी एक्सपेक्ट कर रही हैं। तो ये बात तो रही गेहूं की, लेकिन बहुत सारे दर्शक के जरूर जानना चाहेंगे आप दोनों से कि इस समय अगर ट्रेड करना हो तो बाकी एग्री कमोडिटीज़ कौन सी होंगी जहाँ पर ट्रेडिंग व्यू लिया जा सकता है। शुरुआत वंदना जी आपके साथ, आपका ट्रेडिंग फेवरेट ट्रेडिंग कॉल कौन सी होगी? विपुल जी, मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस में जीरा ऐसी कमोडिटी है जिसमें फॉल के बाद अब एक बाउंस आना चाहिए। तो 21,000 जून कॉन्ट्रैक्ट में जीरा में मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करूंगी। 21,370 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 20,850 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे ग्वार सीड है, काफी ज्यादा डाउन साइड देखा, अब यहाँ से एक बाउंस की एक्सपेक्टेशन है। 5210 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 5245 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5195 का। चलिए, तो ये बात ग्वार सीड को लेकर के निकल करके आ रही है। मैम, दूसरी कमोडिटी कौन सी बताई आपने? जीरा को मैंने कहा था कि बाय करना चाहिए। चलिए, दूसरी भी दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ग्वार सीड के साथ साथ जीरा खरीदने की भी सलाह है। आखिरी में सबको एक साथ दिखा दिया जाएगा, लेकिन जगदीप सर आपकी टिप्पणी, आपकी पसंदीदा ट्रेडिंग कॉल कौन सी रहेगी? देखिए, मैं भी जो है ना एक कमोडिटी तो वंदना जी से शेयर कर रहा हूँ कि जीरा में जो है बाय टारगेट, बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, जिसमें टारगेट 21,450 और स्टॉप लॉस 20,450 का है। उसके साथ में कैस्टर सीड जो है ना वो एक सेल की रिकमेंडेशन है मेरी। 64-70 पे जो है बेच के 65-15 का एक स्टॉप लॉस और 63-55 का टारगेट। ठीक, चलिए, तो एक खरीदारी एक बिकवाली की सलाह जगदीप जी की है। अब दोनों कॉल को एक साथ दिखा देते हैं। तो जगदीप जी की पहली कॉल स्क्रीन पर, सेल करके चलें, बेच करके चलें। जून फ्यूचर आपको बेच करके चलना है कैस्टर सीड का। जीरा जो है दोनों लोगों की सहमति है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अभी खरीदारी करके चलें 20,700 के आसपास। जगदीप जी का कहना है 21,450 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। 20,450 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया, उसको अवश्य फॉलो करें। वंदना जी की भी कॉल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। और वंदना जी भी कह रही हैं वो 21,450 का टारगेट दे रहे हैं, और वंदना जी का टारगेट है 21,370 का। यहाँ पर आपको 20,850 का एक स्टॉप लॉस दिया जा रहा है। जून फ्यूचर 21,000 पे खरीदने की सलाह दी गई है वंदना जी की तरफ से। खरीदारी की सलाह यहाँ पर जीरे पे है, और एक और खरीदारी की सलाह वंदना जी की तरफ से दी गई है, वो है ग्वार सीड। जून फ्यूचर खरीद के चले 5210 के आसपास। ऊपर की तरफ 35 रुपये ऊपर के टारगेट दिए जा रहे हैं 5245 के, और नीचे की तरफ 5195 इसका स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है। लक्ष्य अगर ध्यान में रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि स्टॉप लॉस भी हमारे एक्सपर्ट की तरफ से ही दिए गए हैं और ये आपकी पूंजी को बचाते हैं। आप लोगों से चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई डिस्क्लोजर आप लोग अगर देना चाहें, वंदना जी पहले आप। विपुल जी, कंपनी में क्लाइंट्स की कुछ पोजीशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग नहीं होती है कमोडिटी में। आपकी जगदीप जी? मेरी भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कमोडिटीज में नहीं है। हाँ, कंपनी और क्लाइंट की जो है ना पोजीशन इसमें हो सकती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हैप्पी वीकेंड। और पूरे हफ्ते भर आप लोगों ने काफ़ी शिद्दत भर से इतनी सारी जगहों पर आप लोग राय देते रहते हैं, इतना काम रहता है, तो अच्छे से वीकेंड बनाइए। थैंक यू आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।